मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का ये वीडियो नंबर 6 है। वीडियो नंबर 5 तक में हम लोगों ने बायो सावर्ट लॉ के एप्लीकेशन को पढ़ा था। अभी वीडियो नंबर 6 में हम लोग पढ़ेंगे एम्पियर्स सर्किट लॉ। एक नया टॉपिक है, एक नया टॉपिक का शुरुआत है और फिर हम लोग इसके भी एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे। एम्पियर्स सर्किटल लॉ। तो एम्पियर्स सर्किटल लॉ ध्यान देना है कि जिस तरह से हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पढ़ा और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्स लॉ के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने कूलम्स लॉ के बाद पढ़ा था गॉस लॉ। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये गॉस लॉ का जो रोल था, बिल्कुल मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में वाले पोर्शन में इस एम्पियर्स सर्किटल लॉ का वही रोल है जो क्या था, गॉस लॉ का था। मतलब कि ये जो लॉ है एम्पियर्स सर्किटल लॉ, इसका और ये जो हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो गॉस लॉ पढ़ा है, दोनों का रोल इक्विवेलेंट है। एक बार रिमाइंड करते हैं हम लोग कि गॉस लॉ क्या था, ठीक है। फिर हम लोग एम्पियर्स सर्किटल लॉ को पढ़ेंगे। तो गॉस लॉ में हम लोगों ने पढ़ा था सिंपली E डॉट डी एस, ठीक है। E डॉट डी एस का जो लाइन इंटीग्रल, ये सरफेस इंटीग्रल होता था किसी क्लोज सरफेस के लिए, तो वो क्या होता था, तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट, कि वो कितने मतलब फ्लक्स रिलेटेड विद द एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। दैट मीन्स चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस का 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। सिंपली इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सरफेस इंटीग्रल E डॉट डी एस, इसको बोलते हैं हम लोग सरफेस इंटीग्रल। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सरफेस इंटीग्रल है वो किसके बराबर होता था, तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। सिंपली 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स बाई द चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। एक बार हम लोग आप लोग चाहें तो पीछे जाके भी इस वीडियो को रिमाइंड कर सकते हैं कि गॉस लॉ में आप लोगों ने क्या पढ़ा था। अभी जो हम लोग एम्पियर्स सर्किटल लॉ पढ़ेंगे, इसका स्टेटमेंट भी बिल्कुल इससे मिलता जुलता है। थोड़ी सी बातें तो बदलेंगी, इसलिए नया रूल है, नया लॉ है। तो क्या था ये एम्पियर्स सर्किटल लॉ को अभी हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले तो भाई एम्पियर्स सर्किटल लॉ का एक्सप्रेशन लिखेंगे और उसके बाद हम लोग लॉ को डिक्टेट करने का, लॉ को बोलने का कोशिश करेंगे, ठीक है। क्या होता है, तो हम लोग पहले एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो इसका जिस तरह से यहाँ पे लिखा हम लोगों ने E डॉट डी एस, तो बिल्कुल ही उसी तरह से हम लोग लिखेंगे B डॉट डी एल, ठीक है, इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। सिंपली इसको भी उसी तरह से बोला जा सकता है, क्योंकि B डॉट डी एल है और यहाँ पे क्लोज सरफेस का साइन दिए हुए हैं। दैट मीन्स इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं परमिएबिलिटी। इसको हम लोग बोलते हैं, जिस जब हम लोग बायो सावर्ट लॉ को पढ़ते तभी ये टर्म आ गया था। इसको हम लोग बोलते हैं परमिएबिलिटी। और आई क्या है, तो किसी भी कंडक्टर से कितना करंट फ्लो हो रहा है उसके अमाउंट है ये। सिंपली यहाँ पे हम लोग अब एम्पियर्स सर्किटल लॉ को डिक्टेट कर सकते हैं, बोल सकते हैं क्या है ये। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज सर्किट, किसी भी क्लोज सर्किट के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल है वो किसके बराबर होता है, तो म्यू नॉट टाइम्स द करंट पासिंग थ्रू दिस क्लोज सर्किट, कि उस क्लोज सर्किट से कितना करंट पास हो रहा है उसका म्यू नॉट टाइम्स। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ मैं, मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइन इंटीग्रल है किसके बराबर होता है, तो म्यू नॉट आई के बराबर होता है। लैंग्वेज में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज सर्किट इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स आई। दैट मीन्स द करंट थ्रेडिंग थ्रू और द पासिंग थ्रू द क्लोज सर्किट,
कि उस क्लोज सर्किट से कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको बस म्यू नॉट टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल मिलेगा। ये तो बस हम लोगों ने अभी बोला, लेकिन ऐसे तो फिजिक्स होते नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, अब इसके प्रूफ को डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग एम्पियर सर्किट लॉ को प्रूफ कर सकते हैं। तो रिसेंटली अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, बात करेंगे प्रूफ ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ। एम्पियर सर्किट लॉ का प्रूफ को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्या मिलेगा, हम लोगों ने बायो सावर्ट लॉ में अभी भी रिसेंटली पढ़ा कि कोई भी इनफाइनाइटली लॉन्ग, ठीक है, कोई भी इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है ये, तो इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर जिससे कि करंट आई पास हो रहा है, तो ऑब्वियसली एक करंट कैरिंग कंडक्टर का एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो बायो सावर्ट लॉ से इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, बायो सावर्ट लॉ से इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, हम लोगों ने स्पेशल केस में इसको पढ़ा था, हम लोगों ने इसको स्पेशल केस में पढ़ा था। तो हमें क्या मिला था कि किसी भी इन्फाइनाइटली लॉन्ग, इन्फाइनाइट आप लोगों को याद होगा कि इन्फाइनाइटली लॉन्ग के लिए हम लोगों ने φ1 और φ2 दोनों के वैल्यू को 90 पुट किया था। तो वैसे में हमें जो एक्सप्रेशन मिला था b का, तो b का क्या वैल्यू मिला था, b का वैल्यू मिला था हमें म्यू नॉट आई बाई 2πr, ये मिला था। जहाँ पे क्या है, म्यू नॉट को हम लोग परमेबिलिटी बोलते हैं, आई क्या है कि इस करंट, इस करंट कैरिंग कंडक्टर से कितना करंट पास हो रहा है, और आर क्या है, उस पॉइंट का डिस्टेंस है जहाँ पे हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, वो जो है वो कंडक्टर से कितनी दूरी पे है। अभी क्या है कि ये फिर हम लोगों ने क्लास 10 में ही पढ़ा है कि किसी भी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न बिल्कुल कैसा होता है, तो उसको हम लोग पढ़ते थे मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, कि इफ़ यू होल्ड द करंट कैरिंग कंडक्टर इन सच ए वे दैट आवर थंब रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी, आवर थंब रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, then the remaining fingers encircle the conductor, gives the direction of magnetic field। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो करंट का डायरेक्शन को ये बता रहा है, ये थंब बता रहा है, तो ये जो उंगलियाँ, बाकी उंगलियाँ जो इसको कर्ल कर रही है वो किस डायरेक्शन में है, तो ऑब्वियसली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो ये होता है इसका, किसी भी स्ट्रेट करंट के कंडक्टर के कारण जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है, वो एंटी क्लॉकवाइज होता है, और इसका पैटर्न क्या होता है, तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो सपोज यदि हम लोग को यहाँ पे पता करना है कि ये जो है आर डिस्टेंस, ये एक ऐसा कॉन्सेंट्रिक सर्कल जिसका रेडियस है क्या, आर, तो ऑब्वियसली इस पूरे आर रेडियस का सर्कल के हर एक पॉइंट पे जो बी का वैल्यू है वो सेम होगा म्यू नॉट आई बाई 2πr। तो यहाँ पे बी का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, तो बी का जो डायरेक्शन है ओब्वियसली सर्कुलर पाथ में ये क्या होता है, हम लोग जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये टेंजेंशियल हो गया। अभी तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, लेकिन यदि हम लोगों को क्या करना है, एक्चुअली प्रूव करने के लिए ये देखना है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जब लाइन इंटीग्रल करते हैं तो क्या वो म्यू नॉट आई के बराबर होता है, ये देखना है। तो यदि हम लोग इस मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग इंटीग्रेट करना चाहें तो ऑब्वियसली हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे करंट एलिमेंट को कंसिडर करना पड़ेगा, और उस करंट एलिमेंट का भी डायरेक्शन का बात करें तो उस करंट एलिमेंट का भी डायरेक्शन यही होगा जो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है, ये भी अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट होगा, ठीक है। इसका मतलब हमें ये पता चला कि बी और डीएल के बीच जो बनने वाला एंगल है ये थीटा कितना है, ये थीटा है 0 डिग्री। अभी हम लोग क्या करते हैं, इस मैग्नेटिक फील्ड को पूरे कर्व के लिए, पूरे क्लोज सर्किट के पूरे क्लोज कर्व के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, बी डॉट डी एल, ठीक है, इस पूरे के लिए करना है तो हमें क्या मिलेगा, बी डी एल, इसको हम लोग वेक्टर लॉ से तोड़ सकते हैं, बी डी एल कॉस थीटा में। तो चूंकि वी डी एल कॉस 0 डिग्री होगा और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो
cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो सिंपली इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी डी एल, है ना, बी डी एल। तो इस डी एल को इंटीग्रेट करना है किसके लिए, पूरे लूप के लिए। तो ये क्या होगा, इसका सर्कमफेरेंस के बराबर होगा। ऑब्वियसली इसका जो पूरा डी एल का जो पूरा इंटीग्रेशन है क्या होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, इसका सर्कमफेरेंस के बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी इंटू इसका पूरा सर्कमफेरेंस कितना हो जाएगा, तो 2πr। जबकि हमें बी का वैल्यू यहाँ पे मिला हुआ है, हम लोग बी की इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, μ0I/2πr इंटू 2πr। ये कैंसिल आउट होने पे क्या मिल जा रहा है हमें, μ0I, जो कि किसके बराबर है, तो ये बराबर है किसके, तो बी डॉट डी एल के। तो बी डॉट डी एल का जो लाइन इंटीग्रल है किसके बराबर है, तो μ0I के बराबर है। ये हम लोगों ने पढ़ा भी एम्पियर सर्किट लॉ। अब अगले दिन हम लोग क्या करेंगे, एम्पियर सर्किट लॉ के एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे कि किस तरह से हम लोग एम्पियर सर्किट लॉ को यूज़ करके किसी स्ट्रेट कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड को निकाल सकते हैं, किस तरह से हम लोग सोलेनॉइड का इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, किस तरह से हम लोग टॉरॉइड, दैट मीन्स टॉरॉइडल सोलेनॉइड क्या होता है, उसके कारण कैसे मैग्नेटिक फील्ड को निकाल सकते हैं। तो इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, किसको यूज़ करके, तो एम्पियर सर्किट लॉ को यूज़ करके। एक बार हम लोग इसको रैपिडली रिवीजन करते हैं तो क्या मिलेगा, एम्पियर सर्किट लॉ किसके पर इक्विवेलेंट होता है, तो जिस तरह से गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता था इंपॉर्टेंट, बिल्कुल एम्पियर सर्किट लॉ का भी ये गॉस लॉ क्या करता था, हमारे लिए डेरिवेशंस को, इलेक्ट्रिक फील्ड के डेरिवेशंस को आसान कर देता था। बिल्कुल एम्पियर सर्किट लॉ भी वही काम करेगा। क्या होता है एम्पियर सर्किट लॉ, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू μ0 टाइम्स द करंट थ्रू द क्लोज सर्किट। इसका प्रूफ हम लोगों ने यहाँ पे किया। प्रूफ के लिए क्या किया, तो स्ट्रेट कंडक्टर लिया, इसका मैग्नेटिक फील्ड इतना होता है। ये मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न क्या होता है, तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्किल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, टेंजेंट। यहाँ पे हम लोग डीएल कंसिडर किया और इसको इंटीग्रेट किया तो हमें क्या मिल गया, यहाँ पे एम्पियर सर्किट लॉ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू μ0I। थैंक यू।